कैंपेनर, माहौल क्या दिख रहा है आपको 2024 में ग्राउंड पर? देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 400 पार का नारा देश की जनता चरितार्थ करेगी। हमारे साथ इस वक्त भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार कैंपेनर इस बार 2024 के चुनाव में, जो हर दिन 3 से 4 रैली, पब्लिक रैली और कई सारे रोड शोज करते हैं, आज हमारे साथ है। आज हम उनके साथ कर्नाटक से लेके आंध्रा, तेलंगाना और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमारी जो पूरी ट्रैवल है उसको एंड करेंगे। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार चुनाव में हर दिन आप 3 से 4 रैली कर रहे हैं, हर राज्य में आप जा चुके हैं। जो माहौल क्या दिख रहा है आपको 2024 में ग्राउंड पर? देखिए, देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 400 पार का नारा देश की जनता चरितार्थ करेगी। पूरे देश में, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह पे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह जनता फील कर रही है, महसूस कर रही है कि एक सरकार ऐसी आई, एक नेता ऐसा आया जिसने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो और तंत्र को पटरी पर लाना हो, नई शिक्षा नीति लाकर आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव देनी हो, देश को सुरक्षित करना हो या देश को दुनिया में सम्मान दिलाना हो, और सबसे बड़ी बात 80 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम और 80 करोड़ गरीबों के मन में आत्मविश्वास लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो समाज के हर तबके, हर एज ग्रुप और हर प्रदेश के लोग अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ये जब पूछते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। अमित शाह जी, आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और हर बार आपकी स्ट्रेटेजी लगभग जो आपकी दिशा है, जो आपकी टारगेट है, आप उसको अचीव करते हैं। मगर इस बार लोग कह रहे हैं अमित शाह जी कि इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। एक अंडर करंट है, जो ऑपोजिशन है कह रही है कोई एक अंडर करंट है जो बीजेपी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। एग्जिट पोल वगैरह में शायद नहीं आए, ओपिनियन पोल में नहीं आए, पर 10 साल के बाद अंडर करंट थोड़ी तो होगी। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे राज्य हैं जहां पे आपने 100% अचीव कर लिया है, पिछली बार सैचुरेशन हो चुका है, वो कह रहे हैं वहां पे। देखिए, सबसे पहले मेरे 100 जीवन के काम का योग भी, टोटल भी चाणक्य के पैर की जूती नहीं बन सकता, इसलिए इस तरह का शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं। दूसरी बात, ये अंडर करंट की थ्योरी है, वो उनकी कैडर को मैदान में बनाए रखने के लिए है। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति आधे चुनाव तक अपनी सीट तय न कर पाए, वो देश को कैसे लीड कर सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि जो खोट है वो सीट में नहीं है, वो राहुल में है। तो इस क्या खोट देख रहे हैं आप? देखिए जी, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए इस तरह की मीमांसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं करूं। रायबरेली से हारेंगे वो बड़े बहुमत के साथ, रायबरेली से चुनाव।
पर इसका आंकड़ा क्या है, बस बेसिस क्या है? आपके पार्टी वर्कर्स कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी रायबरेली कभी भी गांधी वाड्रा परिवार के हाथ से गई नहीं है, तो इस पर जरा थोड़ी और आप डिटेल में कुछ समझाएं। एक बार 77 में हारे हैं जी, इंदिरा जी स्वयं हारी थी। हाँ जी, एक खैर वो एक अलग बात है, परंतु मैं रायबरेली की जनता को भी जानता हूं और राहुल जी की फितरत को भी जानता हूं। वो चुनाव वहां से नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते। अमित शाह जी, अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाए तो आम राय लोगों में है कि इससे बीजेपी का फायदा होगा, तो पहली बात उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, कल तेजस्वी जी ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं। वहां पे तीनों सेनाध्यक्ष की बात कही, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? तो अगर ऐसी बात कहे, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? और ऐसी बातें क्यों कही जा रही है जब आम राय है कि अगर पोलराइजेशन हो जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। कांग्रेस पोलराइज करने की कोशिश कर रही है या फिर आप उन विषयों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए अर्णव जी, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी, तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? ये हमारा राजनीतिक पक्ष से नाते दायित्व है कि जनता को हम बताएं कि अगर आएंगे तो ये देश सरिया के आधार पर चलाएंगे। क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? पर्सनल लॉ एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर किस प्रकार से आ सकता है? अभी जहां पर आप जा रहे हैं, जहां पे आप कहेंगे ऐसी बातें आप जब उठाते हैं, तो अमित शाह जी, आपको जितने लोग हैं बहुत सालों से देख रहे हैं, कैसा फीडबैक लग रहा है आपको ऐसे मुद्दों पर जब आप कहते हैं? देखिए, पहले आपकी बात सरासर गलत है कि हम उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। हमें उठाना स्वाभाविक है, हम देश की जनता को कहना चाहते हैं अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी, और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। अभी डिटेल में बात में दुर्गापुर में बात होगी, पर एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं अमित शाह जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से आपके राजनीतिक करियर को मैंने फॉलो किया है एज अ रिपोर्टर, एज एन एडिटर। क्या इस बार प्रेशर ज्यादा है आप पर? जरा भी प्रेशर, आप पर बहुत लोग कह रहे बहुत दायित्व है इस बार। जरा भी प्रेशर नहीं है। 400 का टारगेट आपने लिया हुआ है। देखो अर्णव जी, आप भूल गए हो, मैंने 300 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी में लिया जी, तब आपने बिहार में मुझे पूछा था याद कि है? आप पर प्रेशर ज्यादा है। मैंने कहा था काउंटिंग के दिन दोपहर को मुझे फोन करना, आपने फोन नहीं किया था। आज भी मैं कहता हूं काउंटिंग के दिन दोपहर को फोन करना, एनडीए 400 पार कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे जितने दर्शक है रिपब्लिक नेटवर्क पर बहुत बेसब्री से आपको पूछता है भारत और नेशन वांट्स टू नो में सुनने के लिए बेसब्र है, तो उस पर बातचीत दुर्गापुर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी।